क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनाया गया? या यूं कहा जाए कि ऐसा क्या रीज़न है कि जब जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना होता है तो उसे डॉलर रिक्वायर्ड होता है। आज के इस सेशन में हम लोग उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कमल शर्मा एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है टू द पॉइंट। ये दास्तान या ये कहानी शुरू होती है 1939 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और खत्म होते होते 1945 हो गया था। लेकिन इस कहानी की एक्चुअल शुरुआत होती है 1944 से, इवन जुलाई 1944 से। ये वो साल था और ये वो महीना था जब ब्रेटन वुड्स का एग्रीमेंट हुआ था। 44 नेशंस इंक्लूड हुए जिसके अंदर उन सब लोगों ने ब्रेटन वुड्स का ये एग्रीमेंट साइन किया। इस ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स के थ्रू दो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडीज निकल के आई, जिनमें एक का नाम था IMF, जिसे हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, एंड सेकेंड वन वाज वर्ल्ड बैंक। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस बॉडीज को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा करामात था वो था अमेरिका का। अमेरिका ने ब्रिटेन के सहारे US करेंसी को यानी डॉलर को वर्ल्ड करेंसी घोषित करवाया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस समय से लेकर के आगे तक जब तक भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चलेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही करेंसी यूज में आएगी एंड दैट वाज US डॉलर। अब कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा क्या रीजन था कि हर कंट्री US डॉलर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई और वो भी बहुत इजीली। रीजन बहुत सिंपल था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक भी कंट्री ऐसी नहीं थी जो किसी भी तरीके के डैमेज से अछूती रही हो। यानी ऐसा कोई कंट्री नहीं था जिसे डैमेज नहीं हुआ हो। आप में से बहुत सारे लोग हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो बॉम्ब कांड है वो भी जानते होंगे। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। अमेरिका ने US डॉलर को बना दिया वर्ल्ड करेंसी क्योंकि उस टाइम अमेरिका ही इकलौती एक ऐसी इकोनॉमी थी जिसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे कम या तो डैमेज हुआ और या यूं कहा जाए कि उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और इसी रीजन से सबके सामने एकमात्र ऑप्शन उभर के आया वो था US का करेंसी जिसे डॉलर कहते हैं, और वो उसे ले सकते हैं एज अ कॉमन करेंसी यूज में। यानी एक देश को दूसरे देश के साथ में किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो उसमें वो यूज में लेंगे डॉलर। अब कहानी यहां से थोड़ी और आगे बढ़ती है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति आए जिनका नाम था मिस्टर रिचर्ड निक्सन। इन्होंने ये वादा दिया सारी कंट्रीज को कि बॉस, अगर आपको US डॉलर चाहिए तो आई एम हियर, वी कैन प्रोवाइड यू दैट स्टफ। हम लोग आपको वो पैसा दे सकते हैं, वो डॉलर दे सकते हैं। एंड उसके लिए एक फिक्स रेट डिसाइड किया गया, दैट वाज $35 पर आउंस। ये बेसिकली आउंस जो है वो बेसिकली गोल्ड को मेजर करने का यूनिट होता है। चलिए यहां पे शुरू हुई बात और $35 पर आउंस के बदले में हर कंट्री अपना अपना गोल्ड, जितना जितना उन्हें डॉलर रिक्वायर्ड था उतना उतना गोल्ड एज अ रिजर्व, एज अ गिरवी जिसको बोल सकता हूं, रखवाने लग गए अमेरिकन गवर्नमेंट के पास। अब साल आ गया धीरे धीरे 1971। इस साल में फ्रांस थोड़ा बहुत या यूं कहूं काफी हद तक डेवलप हो गया था, जिसके थ्रू फ्रांस ने सोचा कि अब आई थिंक ये सही टाइम है जब मुझे अमेरिका को उसका डॉलर पे करके मुझे अपना गोल्ड वापस ले लेना चाहिए। लेकिन मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने जो वादा किया था किया उसके बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल विपरीत। उन्होंने टेलीविजन पे आके कहा कि अमेरिका किसी भी प्रकार का गोल्ड पे करने का या गोल्ड को रीपे करने का, दोबारा देने का कोई ऑप्शन नहीं देता है, और वो सरासर अपनी बात से मुकर गए। इसका धक्का ना सिर्फ फ्रांस को लगा, इवन बाकी सारी कंट्रीज को भी लगा। और इसकी अति कहां हुई जब 1973 का अमेरिका वियतनाम वॉर हुआ। जब US अमेरिका वियतनाम के बीच में वॉर हुआ तब बाकी सब कंट्रीज को पता चल गया कि अमेरिका ने जो वादे किए थे या जो नीयत दिखाई थी वो शायद इतनी साफ नहीं थी। धीरे धीरे होते होते कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और अब कहानी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर जिसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम था जब वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज या यूं कहूं सारी कंट्रीज मिल करके इस चीज के अगेंस्ट हुई कि हमें अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना। जब ये कहा जाता है कि अमेरिका का सपोर्ट नहीं करना तो इसका मतलब ये होता है कि अब हमें एक दूसरी कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन करने के लिए US डॉलर रिक्वायर्ड ही नहीं है।
अब यूएस डॉलर रिक्वायर्ड नहीं है तो आप बदले में करेंगे किससे ट्रांजेक्शन? एक दूसरे की करेंसी में। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन इसका डर सताया अमेरिका को, और स्पेशली अमेरिका को जब मैं कह रहा हूं तो अमेरिका का मतलब हुआ उनके राष्ट्रपति मिस्टर रिचर्ड निक्सन को। इन्होंने अपने पासे का एक और बड़ा मोहरा, जिसको मैं बोल सकता हूं एक चाल चली, और वो चाल थी सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया बेसिकली आप सब लोग जानते होंगे तेल के कुओं का भंडार है वहां पे। अगर मैं कहूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल का स्टोरेज कहां है, तो आपका शायद मेरे हिसाब से नाम होगा सऊदी अरबिया, जहां पे हम और आप दोनों गलत होंगे। प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा जो ऑयल का स्टोरेज है वो सऊदी अरेबिया में नहीं है, बेसिकली वो है अमेरिका के अंदर। ये कहां है ये हम आगे बात करेंगे। सऊदी अरेबिया को अच्छे से मिस्टर रिचर्ड निक्सन जानते थे कि सऊदी अरेबिया जो अपना तेल का जो एक्सपोर्ट करती है वो करती है सिर्फ दो चीजों के अगेंस्ट में, या तो उन्हें बदले में चाहिए रियाल जो उनका खुद का देश का करेंसी है, और या उन्हें चाहिए गोल्ड जो बेसिकली वो सारी कंट्री से कलेक्ट करते हैं। अब रिचर्ड निक्सन को यह समझ में आया कि यदि मुझे वापिस से डॉलर को प्रचलन में लेके आना, जिसे बाकी सब कंट्रीज ने नकार दिया, और नकारने का मतलब हुआ कि यूएस डॉलर का वैल्यू हो गया 0 यानी 0। अब उन्हें यदि डॉलर को वापिस से प्रचलन में लेके आना था तो उस टाइम बहुत जरूरी था आपको एक ऐसी चाल को चलना जो सबके लिए ना सिर्फ कारगर साबित हो, इवन तो सबके लिए एक मस्ट चीज बन जाए, यानी उन्हें वो करना ही पड़ेगा, उनके पास में कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। और वो फाइनली चाल थी सऊदी अरब के उस टाइम के शेख मिस्टर फैजल। मिस्टर रिचर्ड निक्सन फैजल से मिलने के लिए गए सऊदी अरबिया में, और उन्होंने एक पेशकश की, और वो पेशकश क्या थी? वो थी कि अगर आप मेरा कहा माने, एज रिचर्ड निक्सन ने कहा कि अगर आप मेरा कहा माने तो मैं आपके लिए एक फेवर कर सकता हूं, और वो फेवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर शेख जो फैजल थे उन्होंने पूछा कि वो कौन सी चीज है, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे इतना चाहिए कि आप आज के बाद जब भी क्रूड ऑयल बेचेंगे, जब भी आप तेल अब मार्केट में बेचेंगे, तो उसके अगेंस्ट ना आप गोल्ड मांगेंगे ना आप रियाल मांगेंगे, आप सिर्फ एक चीज मांगेंगे और वो होगा डॉलर। शेख मिस्टर फैजल थोड़ी देर के लिए चकराए और थोड़ी देर के लिए, जिसको कह सकता हूं, शॉक्ड हुए कि ऐसा क्यों करूं मैं, ऐसा क्या इमरजेंसी है, मुझे नीड है कि मैं आपको इतना बड़ा सपोर्ट करूं। तो अमेरिका ने याद दिलाया खाड़ी के देशों जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका और इजराइल के बीच में हुआ 6 डेज का वॉर, जिसके अंदर इजराइल ने ना सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट किया कि यदि इजराइल के साथ में कोई भिड़ना चाहता है तो इजराइल भले ही छोटा देश है लेकिन वो किसी से भी टक्कर लेने को तैयार बैठा है। तो अमेरिका ने इजराइल का नाम लेते हुए सऊदी अरेबिया को यह डराया कि अगर आपको अपनी ऑयल फैक्ट्रीज का, ऑयल इंडस्ट्रीज का यदि आपको प्रोटेक्शन करना है तो वो प्रोटेक्शन हम लोग आपको देंगे, बदले में आपको सिर्फ इतना करना है कि अब आप जो भी तेल एक्सपोर्ट या ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे उसके लिए आपको अगेंस्ट में क्या लेना है? डॉलर लेना है। अब क्योंकि शेख साहब उस टाइम डर गए, सहम गए, तो उन्होंने अमेरिका की इस डील को फाइनल किया। और उसके बाद में हर कंट्री के लिए, क्योंकि हर कंट्री के लिए क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट था और इवन है, इसलिए हर कंट्री को वापस से ना चाहते हुए भी डॉलर को प्रचलन में लाना पड़ा। और यहां पर थी मिस्टर निक्सन की डिप्लोमेटिक जीत। अब ये पर्दाफाश मिस्टर निक्सन का ये वापस से हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर, और वो तब हुआ जब फाइनली इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में वॉर हुआ। और इस वॉर में अमेरिका ने अपना एज यूजुअल जो उसका सो कॉल्ड नेचर है धोखा देने का वो दिखाया, और फाइनली उसने सपोर्ट किया इजराइल को। और तब ओपेक कंट्रीज को ये पता चला कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। लेकिन शायद तब तक इतनी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक अमेरिका ने, या यूं कहूं वर्ल्ड इकोनॉमी में, पेट्रो डॉलर के नाम से एक नई करेंसी का जन्म हुआ। हालांकि ये पेट्रो डॉलर कोई दूसरी कोई अलग करेंसी नहीं थी, लेकिन पेट्रो डॉलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर आपको क्रूड ऑयल के अगेंस्ट में सिर्फ और सिर्फ डॉलर ही एक्सेप्ट करने को कहा जा रहा था। अब पूछा जा सकता है या आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आज भी ओपेक कंट्रीज को जब ये पता है कि अमेरिका से बड़ा कोई विश्वासघाती नहीं है, कोई उससे ज्यादा कोई डिच नहीं कर सकता, डंप नहीं कर सकता है, तो क्यों आज भी ओपेक कंट्रीज अमेरिका का खुल के विरोध नहीं कर सकती जैसे ईरान करता है? रीजन बहुत सिंपल है, और वो रीजन है दो व्यक्तियों की फोटो जो बेसिकली दीवार पे टंगी हुई है और उस पर चढ़ी हुई है माला। उनका नाम है मिस्टर सद्दाम हुसैन एंड गद्दाफी।
कोई भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका से पंगा लिया जाए और अमेरिका किसी भी रीजन की वजह से उनकी कंट्री पे अटैक करे, और ना सिर्फ उनकी कंट्री पे अटैक करके उस पर पूरा कंट्रोल करे, इवन उन लोगों को भी मार दे जो बेसिकली वहां पे अभी रूल कर रहे हैं। तो इन सब रीजन की वजह से सब चुपचाप बैठे हैं और चाहते हैं कि जैसे चुपचाप काम चल रहा है वैसे चलता रहे। और इस तरीके से अमेरिका ने ना सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, इवन आई मस्ट से कि इकोनॉमी को बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी कंपनीज और वर्ल्ड इकोनॉमीज को अपने पांव के नीचे रखा या अपने हाथ की कठपुतली बनाया। और यही रीजन है कि आज भी ना चाहते हुए भी हर कंट्री को डॉलर ही वो करेंसी है ज्यादातर जो उन्हें फॉलो करनी पड़ती है या जो उन्हें यूज में लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यूरो या येन ऐसी करेंसीज नहीं है जिन्हें ज्यादातर कंट्रीज यूज में लेती हैं, लेकिन जहां अमेरिकन डॉलर को लोग 100% यूज में ले रहे हैं, वहीं पर येन और यूरो को शायद 80 to 90% लोग यूज में लेते हैं। बहरहाल इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात इसी चीज की कर रहे थे कि ऐसा क्या रीजन था, ऐसी क्या कहानी थी कि डॉलर अमेरिका की नहीं वर्ल्ड की करेंसी बन गई। अब आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको बहुत सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझाया हो कि अमेरिका का नेचर बेसिकली है क्या। नेक्स्ट वीडियो तक देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए सो दैट मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे नया वीडियो बनाना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड देखते रहिए टू द पॉइंट। थैंक यू।